दो निर्णायक हमलों में यमन ने इजराइल का सेंटर भेद दिया है, उसकी नाभि भेद दी है। यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अभी की है। और उसके साथ साथ ईरान कब स्ट्राइक करेगा यह भी तय हो गया है, और कैसे इजराइल तबाह होगा। ऑलरेडी जो पिछली स्ट्राइक हुई थी उसके बारे में भी सच्चाई सामने आ रही है। इजराइल काफी हद तक उसके सैन्य अड्डे तबाह हो चुके हैं। वो तो जो कुछ उसके एयर बेसिस बॉर्डर पे हैं जो उसने बचा लिए थे, और अमेरिका ने जो मदद करके कुछ नए बेसिस खड़े किए, उसकी वजह से वो लेबनान में और अभी गाजा में बमबारी कर पा रहा है, वरना वो भी बमबारी करना बंद हो जाता। और ईरान पूरी तरीके से कमर कस के आगे आ गया है, उसने वार्न भी कर दिया है। और लोग कहेंगे कि कुछ ये तो काफी दिनों से ईरान के हमले की बात आ रही है, लेकिन अभी जो बात आ रही है वो निर्णायक बात है। पिछले दिनों जो हिजबुल्ला और यमन लगातार फायर कर रहा है, इराक भी फायर कर रहा है इजराइल के ऊपर, तो वो इसीलिए है ईरान के भूमिका, ईरान जब हमला करेगा उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं, ताकि इजराइल की जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं या जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो थर्ड सिस्टम यूएसए ने दिया है, वो डिप्लीट हो जाए, ज्यादा ज्यादा कम हो। क्योंकि जितना इराक, ईरान, यमन मार रहा है, तो उसको भी रोकने के लिए इनको अपने इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। अब जब ईरान मारेगा तो काफी हद तक ये लोग इस्तेमाल कर चुके होंगे। इनके पास एक बड़ी समस्या आ गई है। ट्रंप सत्ता में उधर आ गया है, अभी बाइडेन और इमीडिएटली एड देगा कि नहीं, किस तरह से हथियार पहुंचाएगा, इस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो हर तरह से देखिए यहां पर रेजिस्टेंस ने इजराइल को फंसा दिया है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 के इस नए चैनल में और इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आपको पता है कि मेरे 2 चैनल सस्पेंड नहीं बल्कि रिमूव हो गए हैं, फिर भी लोग मुझसे कह रहे हैं कि वो ढूंढ रहे हैं और ये चैनल उनको मिल नहीं रहा है। तो फिर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स हैं अभी जो बने हैं पिछले 3 दिनों में, उनको उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इस चैनल का लिंक अपने से हर आदमी 10-10, 15-15 भी करे। तो आप देखिए कि पुराने जो हमारे लोग हैं जो हमारा चैनल देखते थे, वो सब लोग हमको मिल जाएंगे। कोई उसमें बहुत बड़ा एक वो नहीं है, लेकिन जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक आपको देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है, मैंने देखिए कल पूरा 1 घंटे का लाइव किया था और आपको बिल्कुल सच्ची खबर दी जो कहीं नहीं आई। आपने भी देखा होगा, कहीं नहीं आई कि जिस तरह से जो एम्स्टर्डम में जो मुस्लिम इलाके हैं उन पे हमला हुआ और कैसे रेजिस्टेंस ने फाइट बैक किया, सारी बातें आपको बताई। मोसाद तक वहां घुस गया था, आज वो लोग पीछे हट गए हैं, बुरी तरह से वहां पर हार हुई है। तो अब देखिए जो ताजा अपडेट है, अभी क्या है कि यमन ने दो काम साइमल्टेनियसली किए। एक, उसने नेवातीम जो इजराइल का एयरबेस है, एकदम जो नेवातीम यानी जो ईरान ने भी जो स्ट्राइक की थी 1 अक्टूबर वाली, उसमें भी नेवातीम एयरबेस पे स्ट्राइक हुई थी, वहां पर यमन ने दूसरी स्ट्राइक कर दी। और उसके साथ साथ जो एक और बहुत बड़ी बात हुई है कि यमन ने एक लोकल मेड सरफेस टू एयर मिसाइल से अमेरिका का MQ-9 ड्रोन वो गिरा दिया है। और उसका वीडियो आ गया है कि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक किस तरीके से जो यमन का वेपन है वो अमेरिकन ड्रोन को ट्रेस कर रहा है, और ट्रेस करने के बाद कैसे उसने उसको मारा है। MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका का सबसे महंगा ड्रोन है, और ये 10वीं बार ये ड्रोन मार गिराया गया है। उधर ट्रंप की यहां से खबरें आ रही हैं। एक बड़ी खबर आई है कि ट्रंप ने जो रॉबर्ट एफ कैनेडी हैं, जो जॉन एफ कैनेडी के फैमिली से आते हैं, और जिन्होंने जो ट्रंप के साथ, एलोन मस्क के साथ RFK जिनको कहा जाता है, वो भी ट्रंप के साथ हो गए थे और डेमोक्रेटिक पार्टी के थे वो। तो RFK ने ये बताया, और उनको ट्रंप इंपॉर्टेंट पोस्ट देने वाला है। तो उसने ये कहा है कि सीरिया से अमेरिका अपनी ट्रूप्स विड्रॉ करना चाहता है। सीरिया से अगर वो अपनी ट्रूप्स विड्रॉ करना चाहता है, इसका मतलब है इजराइल को वो ठेंगा दिखाने वाला है। जो नेतन्याहू की हालत होने जा रही है, ना वो घर के रहे ना घाट के रहे, जिस तरह की जो गली के कुत्ते की हालत होती है वो वाली हालत होने जा रही है। क्योंकि देखिए ये चीज यहां आनी ही थी। आपने हर चीज को अब्यूज किया, अमेरिका को भी आपने उस तरह से वो तो बाइडेन और कमला हैरिस की एक बदमाशी थी कि इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको आगे बढ़ाए रखना और एक पूरी दुनिया पे एक अमेरिकन वैल्यूज के नाम पे कब्जा करना, ये उनकी आइडियोलॉजी थी। ट्रंप की ये आइडियोलॉजी नहीं है। ट्रंप इसको अमेरिकन इंटरेस्ट के हिसाब से देखेगा। तो इस पे देखिए और भी आगे बात होगी। जो राउंड अप है
उसमें आप देखिए, हिजबुल्लाह ने बगदादी स्थल और दक्षिणी लेबनान सीमा कफर किला शहर के पास इकट्ठा हो रहे इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया, और यह भी एक बड़ी स्ट्राइक हुई है, क्योंकि पिछले दिनों जो इस तरह से खियाम से लेबनान ने और हिजबुल्लाह ने इजरायली फोर्सेस को खदेड़ दिया, वो पूरा एक स्टेलमेट वहां पर बना हुआ है। वहां पर किसी भी तरीके से इजराइल अब कुछ नया इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा है। वो लेबनान में बमबारी कर रहा है, आज भी उसने लेबनान में बमबारी की, और खबर आई है कि 2 जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, कुछ ऐसे ऐसे घर हैं, जैसे हमारे राजस्थान में बहुत ऐसे घर है, पुरानी हवेलियां हैं जो सरकार प्रोटेक्ट करती है क्योंकि हेरिटेज है वो उसी तरीके से लेबनान में पुरानी हवेलियों को जो प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ की सरकार, वहाँ का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, और यूनेस्को भी जिसको प्रोटेक्ट करता है, उन हवेलियों पे आज बमबारी कर दी इजराइल ने, पूरा हेरिटेज जैसे नष्ट करना चाहती है। और अभी से देखिए, जब से इजराइल की लेबनान पे बमबारी शुरू हुई है, 1 महीने से ऊपर हो गया है, हर दिन 50 लेबनीज मारे जा रहे हैं। ऑलरेडी देखिए, गाजा में मारे जाने जो लोग शहीद हुए हैं, 43,000 उनकी संख्या हो गई। लेबनान में जो शहीद हुए हैं 3,000 के ऊपर हो गई। तो ये देखिए साइमल्टेनियसली चल रहा है। दूसरी बात देखिए, हिजबुल्लाह किस तरीके से ढूंढ के मार रहा है। अब देखिए, कल 8 नवंबर को एक कफ्र सवा जगह है, कफ्र सवा बिल्कुल सेंट्रल, ये जो सेंट्रल इजराइल में, आप जानते हैं कि लेबनान बॉर्डर पे है, ये मतलब लेबनान बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है, हिजबुल्लाह बॉर्डर से लड़ रहा है, और उसने इजराइल की सेनाओं को 50,000 की संख्या में जो है लेबनान बॉर्डर, वहां पर उनको वहीं रोक दिया है, उनको पूरी तरह से रोक दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जो कफ्र सबा है, ये सेंट्रल इजराइल में है, इजराइल के एकदम बीचों बीच है, और वहां पर फुटबॉल मैच हो रहा था। उस समय हिजबुल्लाह ने फायर किया, जैसे ही सायरन बजा, भाग खड़े हुए लोग, वहां पर भाग खड़े हुए। उधर फुटबॉल मैच एम्स्टर्डम में जो हुआ, वो मैंने बताया, वो पूरी जो इजराइल और मोसाद की जो रणनीति थी या जो उनकी साजिश थी, वो फेल हो गई। यहां पर आप जो इजराइल के लोकल क्लब्स खेल रहे थे, वहां पर हिजबुल्लाह ने मार दिया, और पूरा जो वो मैदान है खाली हो गया। उसका वीडियो भी है कि किस तरह से भाग रहे हैं लोग। तो ये जो देखिए छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, इनका एक बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ रहा है। यमन के मैंने बताया था आपको कि जो 2 हमले हुए, हिजबुल्लाह ने ये किया। और ये देखिए, एक और घटना हुई कि एक इजरायली, देखिए ये हर जगह हो रहा है, पूरी दुनिया में इस समय ज़ायनिज़्म के खिलाफ एक युद्ध चल रहा है। हुआ क्या कि आईडीएफ के सोल्जर्स को छुट्टी मिलती है, कुछ जैसे 3 महीने उन्होंने सर्विस की, छुट्टी पे उनको बैंकॉक और इस तरह से जो कुछ जगह है वहां भेज दिया जाता है। तो एक आईडीएफ का सोल्जर वियतनाम गया, और वियतनाम में वहां पर वो ऑब्वियसली कुछ गलत इरादे से वो कुछ महिलाओं को उसने छेड़ा, और फिर उनको मारने लगा। और उसके बाद जो है वहां पर वियतनामीज लोगों ने उसको पीटा, और उसको भी फ्री पैलेस्टाइन कहवाया कि बोल साले फ्री पैलेस्टाइन, मतलब जो उनकी भाषा में। तो अब आप देखिए, ये एम्स्टर्डम में हुआ कि बोल साले ये फ्री पैलेस्टाइन, और अब ये वियतनाम में हो रहा है कि बोल साले फ्री पैलेस्टाइन। ये जो देखिए पूरी बात है कि एम्स्टर्डम की जनता साथ में आई पैलेस्टाइन के, और अब वियतनाम की जनता साथ आ रही है। वियतनाम ने तो युद्ध झेला है अमेरिका के खिलाफ 10 साल, और उसकी जनता साथ आ रही है, वो बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन वहां पर इजरायली जाके जब ऐसी अपनी अकड़ और हेकड़ी दिखाते हैं, ये जहां जाते हैं ये इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे इनकी दुनिया है, इनके कदमों पे दुनिया है, पता नहीं क्या एटीट्यूड है ये। और उसके लिए ये पूरी दुनिया में मार खा रहे हैं इस समय, पूरी दुनिया में, जिसको अगर हम साफ भाषा में कहें तो पूरी दुनिया में ये लतियाए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, गाजा के अंदर जो एक बड़ी घटना हुई, अल खजिंदर एक जगह है, मैं इसकी जगह का भी आपको नाम बता देता हूं। ये अल खजिंदर जो शहर के उत्तर पश्चिम, यानी जो नॉर्थ वेस्ट है, जो जबलिया से थोड़ा सा नीचे नॉर्थ वेस्ट में अल खजिंदर क्षेत्र है। उसमें आपको मैं बताऊं कि जो दो टैंक्स जो थे वो आ रहे थे। एक टैंक गुजर गया, अच्छा वहां पर पूरे वीडियो में दिख रहा है, एक टैंक गुजरा और माइंस प्लेस, एक्सप्लोजिव्स प्लेस किए थे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने। एक टैंक गुजरा, दूसरा टैंक जैसे ही वो पास पहुंचा वहां ब्लास्ट हो गया, और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि पूरी तरीके से वो जो मरकबा टैंक है वो उनका नष्ट हो गया। मतलब इट वॉज अ मैसिव ब्लास्ट। इस तरीके के जो आईडीएफ जिससे घबरा रहा है, वो सारी चीजें हो रही हैं। एक चीज आपको और बता दें कि कई चैनल्स ने मेरा देखिए, और जब से मेरा चैनल
अभी दूसरा जो इतना पॉपुलर हो गया था उसको जो रिमूव किया। अब मैं देख रहा हूँ TV18 वाले ऐसे थंबनेल लगा रहे हैं एकदम झूठे कि हिजबुल्लाह ने ये कर दिया, ईरान ने तबाह कर दिया। मतलब इस टाइप की ये, इनको कोई नहीं रोक रहा है, इनको कोई नहीं रोक रहा है, हमको रोका जा रहा है। हमने केवल बड़े इमाम बाड़ा में एक स्पीच दे दी और उसमें हमने रेजिस्टेंस की बात कर दी और शहीदों को श्रद्धांजलि दे दी, तो इसलिए हमारी वेबसाइट यूट्यूब से हटा ली गई। और इसके पीछे जो भारत सरकार, उसका तो हाथ है ही, उसके साथ मोसाद का हाथ है। और भी जो उदारवादी यहाँ के तथाकथित लोग हैं, ये सब भी खुशियां मनाई गई इनके घरों में, जिनके सोचिए 2-2, 3-3 मिलियन, 4-4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मेरे 50,000 फॉलोअर्स थे, वो खुशियां मना रहे हैं कि मेरा जो है वो चैनल खराब हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इस चीज़ को दूर दूर तक फैलाइए और इसको जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप लोग की जिम्मेदारी कि ये अपने पुराने ये परवान तक पहुंचे। उसके बाद देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जो अल खजंदर में जो जगह जो एक ब्लास्ट हुआ, और फिर हमास ने आज फिर करीब 11 इजरायली सोल्जर्स को घायल किया। उसमें से कितने मारे गए ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन 11 सोल्जर्स घायल हुए हैं। और ये भी घटना नॉर्थ गाजा में हुई। अल खजिंदर नॉर्थ वेस्ट में था, ये नॉर्थ गाजा में, यानी बेतलहिया और जवलिया के बीच में एक पॉइंट पे जब 11-12 इजरायली सोल्जर्स का जो ग्रुप जा रहा था, तो वहां पर ये पूरी घटना हो गई। अब देखिए क्या है कि IDF को गाजा में अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में स्प्लिट अप होना पड़ रहा है। और इस स्प्लिटिंग की वजह से, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा टारगेट नहीं है ना, जो यवस गैलेंट ने भी कहा था जब उसको डिसमिस किया नेतन्याहू ने, कि गाजा में अब हमारे पास कोई ऐसा टारगेट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसमें मारे गए हैं। जो आम लोग लड़ रहे हैं, जो हमास के 70 से 80 हज़ार हमास और बाकी पैलेस्टीनियन ग्रुप्स के फाइटर्स हैं, उनको हम एक एक करके कैसे मार सकते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि 10-10, 12-12 की संख्या में जो इजरायली सोल्जर्स हैं, उनको हमास के जो लड़ाके हैं, अभी वो पूरा जो यह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार, उनका पूरा नेतृत्व है, तो वहाँ से वो पूरा स्ट्राइक कर रहे हैं। और ऐसे जहाँ भी वो ऐसा छोटा कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं IDF का, कि यहाँ देखिए IDF के एक संख्या है, छोटे लोग, मतलब 10 से 12 लोग हैं, वहाँ पर वो गुरिल्ला स्टाइल अटैक करते हैं, जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, जिसमें वो पहले पीछे से मारते हैं, फिर अचानक आगे आके मारते हैं। अचानक आगे आके मारने का जो पूरा एक स्टाइल है, ये हमास ने काफ़ी दिनों से रोक रखा था, उसके बाद हमास ने इम्प्लीमेंट किया। तो हमास क्या कर रहा है, कई लड़ने के तरीके, गुरिल्ला स्टाइल और आमने सामने, दोनों ही उसको मिक्स कर रहा है। अब ये जो मिक्स करने की जो बात है, ये जो क्रिएटिविटी है, बार बार मैं कह रहा हूं कि ये देखिए लोगों तक अभी पहुंच नहीं रही है ये बात। दूसरी बात देखिए, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई। आज ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं काबिलाफ, उनका एक स्टेटमेंट आया है, और वो लेबनान के मेरे ख्याल से दौरे पे भी हैं शायद। उन्होंने कहा है कि यूरोप को यह समझना होगा कि आईसिस को खत्म करने में सैयद हसन नसरल्लाह की बहुत बड़ी भूमिका थी, हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी भूमिका थी, और यह बात सच है। सीरिया जो आईसिस, क्योंकि यूरोप ने आईसिस का एक हवा बनाया, यूरोप ने कहा कि आईसिस दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा है, और आईसिस बनाया इन्हीं लोगों ने था, अमेरिका और यूरोप ने बनाया था। लेकिन आईसिस का जो खतरा है, वो जो उसको दिखा के ये अपना वर्चस्व चाहते थे। लेकिन हो क्या गया कि आईसिस इतना बड़ा हो गया कि इनसे खत्म ही नहीं हो रहा था। और वहां कैसे खत्म करते मिडिल ईस्ट में, तो ईरान आगे आया, रशिया आगे आया, और ये तो चाहते थे कि आईसिस के थ्रू सीरिया को ये पूरी तरह से खत्म कर दे, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि सीरिया में रशिया इंटरवीन कर गया। तो ये जो देखिए सारी चीजें हैं, ये जितने ये विकास क्रम है, इस समय बड़ा जबरदस्त प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है। इसलिए देखिए मेरी जो वेबसाइट है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो फ्राइडे को आनी थी, उसमें दो दिन का थोड़ा सा समय लग गया है। मंडे को वो ऑन हो जाएगी दोपहर से। मैं आपको उसका लिंक भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। तब तक आप इस यूट्यूब चैनल की आप जो सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होने वाली है आने वाले दिनों में, कि फैक्ट से कि सत्य क्या है, कौन सही है, ईरान सही है कि अमेरिका और यूरोप सही है। ये लड़ाई और तेज होने जा रही है। जो दिमाग की लड़ाई है, प्रोपेगेंडा वॉर है, जिसको हम लोग कह सकते हैं परसेप्शन की लड़ाई है। इसमें यह इंपॉर्टेंट होगा कि कितनी जानकारी जनता के पास पहुंच रही है। अमेरिका की जानकारी तो जनता के पास पहुंच जाती है, क्योंकि उनके पास मास मीडिया है।
लेकिन जो ईरान की जो जानकारी है, बहुत सारी जो पर्शियन और अरबिक मीडिया है, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश मीडिया में नहीं पहुंच पाती है। तो ये जो चीज़ है, अब देखिए यही बात कि सैयद हसन नसरुल्लाह का, हिजबुल्लाह का, कासिम सुलेमानी का कितना बड़ा रोल है आईसिस को हराने में। नहीं तो आईसिस पूरी दुनिया को तबाह कर दिया होता अभी तक आईसिस ने। तो ये जो चीज़ है, देखिए ये लोग राक्षस पैदा करते हैं, फिर राक्षसों को नहीं मार पाते तो ईरान के पास भागते हैं। ये चीज़ जो है, ये नैरेटिव इस समय पूरी दुनिया में चलाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए जो और जो आगे की जो ये खबरें हैं कि आज भी ये मतलब जो सोशल मीडिया पे, मैंने आपको बताया था कि एक अल जजीरा के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अनस शरीफ, उनका 1 मिलियन फॉलोअर्स का इंस्टाग्राम पेज हटा दिया। आयरलैंड में इस तरह की घटनाएं हुई कि वहाँ पर जो आयरिश जो रेजिस्टेंस है, जो एक वहाँ एक वहीं के लोग जो हम फिलिस्तीन के पक्ष में हैं, उनके ऊपर सोशल मीडिया सेंसरशिप लगा दी गई। फिर देखिए आपकी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं यूएस इलेक्शन को लेकर जो लोगों को नहीं पता थी। जैसे कुछ इलाकों में जो बैलेट बॉक्सेस हैं, वर्जीनिया में और वॉशिंगटन में, उन बैलेट बॉक्सेस पे फ्री पैलेस्टाइन लिखा हुआ था। अब बताइए ये कितने अंदर का काम हो सकता है कि जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनमें फ्री पैलेस्टाइन लिखा हुआ था। वो सारे वोट बेकार हो गए, लेकिन बड़े बड़े मतलब हजारों वोटों बताइए कैसे कोई पहुंचा। अमेरिकन अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में रहता है, वहाँ ईवीएम नहीं है, वहाँ बैलेट बॉक्सेस होते हैं। वहाँ पर जैसे भारत में होता था चुनाव पहले, उस तरह से होता है। तो बैलेट बॉक्सेस में फ्री पैलेस्टाइन छाप के लोगों तक मतलब वहाँ गया, तो ऑब्वियसली बेकार हो गए। तो वो, और उसमें से कुछ को तो वहाँ पर जलाना पड़ा, और इससे एक बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। उसके बाद देखिए जो 5 तारीख की रात को और भी जगह, अमेरिका में कई जगह इस तरीके की वारदातें हुई जहां गुरिल्ला तरीके से लोग लड़े, और एक मैसेज उन्होंने दिया अमेरिका को, अमेरिकन सोसाइटी को, कि चाहे जो जीते, जो क्रांतिकारी जो रेजिस्टेंस की ताकत है वो बढ़नी चाहिए, और चाहे वो आप ट्रम्प को वोट दीजिए, चाहे किसी को भी वोट दीजिए, क्रांति के रास्ते में आना जरूरी। इस तरह के बैनर्स 5 तारीख को जो पोलिंग थी, 4 तारीख की रात से ही वहां लगने शुरू हो गए थे। अभी सारी खबरें आ रही, और कई शहरों में इस तरीके से हुआ है। तो ये देखिए आज का एक जो अभी सुबह तक का जो एक ब्रीफ राउंड अप है। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारी जो मैंने कहा था आपसे कि आज मैं वो 11 बजे और 3 बजे और करीब 4 वीडियोस डालूंगा, तो आज मैं 2 ही वीडियोस डाल पाऊंगा। ये पहला वीडियो है। इसके बाद हमारा 1-2 और चैनल में कुछ बातचीत है, और फिर मैं आपको वही करीब 9 बजे, 9 से 9:30 के बीच में आपको पूरा जो एक राउंड अप है वो दूंगा। लेकिन आपके ऊपर फिर से मैं कह रहा हूं, ये विशेष जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इसको आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।